नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जो अपने नाम की तरह ही उग्र थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र। जी। उनका अंदाज बहुत तीखा था, उनकी कलम बेबाक थी और इसी वजह से वो अपने समय के सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद लेखकों में से एक रहे। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उनकी इसी दुनिया की एक झलक देते हैं। एक तरफ तो उग्र जी के जीवन और उनके लिखने के अंदाज का एक परिचय है, और दूसरी तरफ है उनकी एक बेहद ताकतवर और दिल को झकझोर देने वाली कहानी, उसकी माँ। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उसकी माँ असल में एक क्रांतिकारी की कहानी है, या फिर ये एक माँ के सब कुछ खो देने की एक बहुत ही निजी, एक पर्सनल ट्रेजेडी है, या शायद इसकी असली ताकत इन दोनों के बीच के तनाव में ही छुपी है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी पर आने से पहले उग्र जी को थोड़ा और समझना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 1900 में मिर्जापुर में हुआ जी। और बचपन काफी अभावों में बीता। कोई व्यवस्थित फॉर्मल एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी वो अपने दौर के सबसे बड़े गद्य शिल्पी बने। उन्हें अक्सर प्रेमचंद युग का कहानीकार कहा जाता है, पर क्या ये कहना सही है? क्या उनकी शैली प्रेमचंद जैसी ही थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, युग तो प्रेमचंद का ही था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उग्र की शैली प्रेमचंद से बहुत अलग थी। कैसे? जहां प्रेमचंद समाज की बुराइयों को बहुत गंभीरता और करुणा से दिखाते थे, वही उग्र का अंदाज ज्यादा सीधा था, ज्यादा चोट करने वाला और व्यंग्यात्मक। हाँ, वो लाग लपेट नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं। उनकी कहानियों में एक कच्चा यथार्थवाद था जो उस दौर के साहित्यिक समाज के एक बड़े हिस्से को, आप कह सकती हैं, हजम नहीं होता था, और इसीलिए वे विवादास्पद भी ज्यादा हुए। और शायद यही वजह है कि निराला की तरह उन्हें भी पुराने विचारों वाले लोगों का काफी विरोध झेलना पड़ा। उनके उपन्यास जैसे चंद हसीनों के खतूत या दिल्ली का दलाल, हाँ, अपने विषयों की वजह से उस वक्त के लिए बहुत साहसी माने जाते थे। उनका तेवर ही विद्रोही था। बिल्कुल। और ये तेवर उनके पत्रकारिता के करियर में भी साफ दिखता है। आज स्वदेश जैसे कई पत्रों से जुड़े, लेकिन मतवाला मंडल के सदस्य के तौर पर उनकी एक खास पहचान बनी, जो अपने आप में एक बागी किस्म का साहित्यिक समूह था। जी। और उनकी भाषा भी देखिए, एकदम सीधी, सरल, जिसमें उर्दू के शब्द ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे हमारी रोज की बातचीत में। वो लिखते नहीं थे, लगता था सीधे बात कर रहे हैं। उग्र के इसी बेबाक और यथार्थवादी अंदाज का सबसे अच्छा उदाहरण हमें उनकी कहानी उसकी माँ में मिलता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती। नहीं, ये उस दौर का एक दस्तावेज लगती है। और कहानी की शुरुआत ही बड़े नाटकीय ढंग से होती है ना? हाँ, कहानी का सूत्रधार जो एक जमींदार है, और कहानी के मुख्य पात्र लाल का चाचा भी। अच्छा। वो हमें बताता है कि कैसे एक दिन शहर का पुलिस सुपरिंटेंडेंट उसके पास आता है। वो आते ही लाल की एक तस्वीर दिखाता है और उसके बारे में सवाल जवाब करने लगता है। तो यहीं से कहानी में एक अनहोनी की आहट सुनाई देने लगती है। बिल्कुल। वो जमींदार को साफ साफ चेतावनी देता है कि इस परिवार से दूर रहो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। और ये डर, ये खौफ पूरी कहानी में एक किरदार की तरह मौजूद रहता है। जी। इस चेतावनी के बाद चाचा यानी जमींदार लाल और उसकी माँ जानकी को बुलाकर समझाने की कोशिश करता है, और यहीं पर दो पीढ़ियों, दो विचारधाराओं का सीधा टकराव होता है। ये हिस्सा कहानी का दिल है। एकदम। एक तरफ चाचा है जो खुद को कट्टर राजभक्त कहता है। उसकी नजर में अंग्रेजी सरकार धर्मात्मा है, विवेकी है, न्यायी है। उसका तर्क बहुत सीधा और व्यवहारिक है। हाँ, वो कहता है कि तुम एक गरीब विधवा के बेटे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, घर बार संभालो। इन विद्रोहों और क्रांति के चक्करों में पड़कर अपनी और अपनी माँ की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो सुरक्षा की बात करता है, स्थिरता की बात करता है। और दूसरी तरफ है लाल, जो खुद को उतने ही जोर से कट्टर राजविद्रोही कहता है। उसका जवाब सुनकर लगता है जैसे वो अपने चाचा की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। हाँ, वो कहता है कि जो राष्ट्र दूसरों के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाना चाहिए। उसके अंदर एक आग है। यहाँ एक संवाद है जो लाल के किरदार को पूरी तरह से खोल देता है। वो क्या कहता है? वो कहता है,
कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां हैं। इस भाषा पर गौर कीजिए। ये सिर्फ राजनीतिक विद्रोह नहीं है, इसमें एक आध्यात्मिक और नैतिक बल भरने की कोशिश है। वो अपने काम को एक पवित्र कर्तव्य की तरह देख रहा है। ये तो एक तरह से हिंसा को धार्मिक औचित्य देना हुआ। आप कह सकते हैं, ये उस दौर के कई क्रांतिकारियों की सोच तो दर्शाता है, जो अपने संघर्ष को धर्मयुद्ध की तरह देखते थे। और जब चाचा उससे पूछता है कि वो क्या क्या करने को तैयार है, तो उसका जवाब डराने वाला है। हाँ, वो साफ कहता है, षड्यंत्र, विद्रोह और जरूरत पड़ने पर हत्या भी। यहाँ उग्र किसी भी तरह की लीपापोती नहीं कर रहे हैं। वो अपने किरदार के आदर्शवाद के साथ साथ उसकी भयावहता को भी सामने रख रहे हैं। और इन दो ध्रुवों, एक डरा हुआ राजभक्त और एक बागी विद्रोही, के बीच में खड़ी है माँ जानकी। हाँ, माँ। वो इस पूरी वैचारिक लड़ाई से बिल्कुल बाहर है। उसके लिए ये लड़के देश के दुश्मन या नायक नहीं हैं, बस उसके बच्चे हैं। उसके बेटे के दोस्त उसे माँ कहकर ही बुलाते हैं और वो भी उन्हें अपने बेटे जैसा ही प्यार देती है। जी, कहानी में एक बहुत प्यारा लेकिन बाद में बहुत दुखद लगने वाला एक दृश्य है। लाल का एक दोस्त मजाक में माँ जानकी की तुलना भारत माता से करता है। हाँ, वो कहता है कि माँ के सफेद बाल हिमालय हैं और चेहरे की झुर्रियां गंगा यमुना की नदियां हैं। और ये कितनी बड़ी विडंबना है। वो लड़के उसे एक प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वो बेचारी तो सिर्फ एक माँ है जिसे इस प्रतीक का बोझ उठाना पड़ेगा। सही कहा। वो उनकी जोशीली बातें सुनती है, उनकी बैठकों के लिए पकवान बनाती है, लेकिन उसे ये सब लड़कों का अल्लड़पन, उनकी बकबक लगती है। हाँ बिल्कुल, वो उनकी बातों की गहराई और खतरे को समझ ही नहीं पाती। उसकी दुनिया बहुत छोटी और बहुत सीधी है, उसका बेटा और उसकी खुशी। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उसके बेटे की खुशी अब देश की आज़ादी जैसे एक बहुत बड़े और खतरनाक विचार से जुड़ चुकी है। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक रात पुलिस लाल के घर पर छापा मारती है। लाल और उसके 12-15 साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो घर, जो कभी लड़कों की हंसी ठिठोली और बहसों से गूंजता था, वहां एक भयानक सन्नाटा पसर जाता है। उग्र इस सन्नाटे को बहुत ताकत से लिखते हैं। और सबूत के तौर पे क्या मिलता है? सबूत के तौर पे पुलिस को घर से 2 पिस्तौल, कुछ कारतूस और कुछ चिट्ठियां मिलती हैं। बस इतना काफी था। उन सब पर हत्या, षड्यंत्र और सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश जैसे संगीन इल्जाम लगते हैं। सरकार के लिए ये लड़के आतंकवादी हैं, जिन्हें एक मिसाल बनाकर पेश करना जरूरी था। यहाँ से कहानी का फोकस लाल से हटकर पूरी तरह उसकी माँ पर आ जाता है। जी, 1 साल तक मुकदमा चलता है और वो 1 साल उस बूढ़ी माँ के लिए पूरी जिंदगी जैसा है। वो अपना सब कुछ बेच देती है, घर का लोटा, थाली, जो भी बचे कुछ जेवर हैं। और वो रोज उन लड़कों के लिए खाना बनाकर जेल ले जाती है, वकीलों के दफ्तरों के चक्कर काटती है। और उसका विश्वास देखिए, उसे लगता है कि उसके बच्चे बेकसूर हैं। उन्हें पुलिस ने झूठा फंसाया है। हाँ, वो इस राजनीतिक साजिश को समझ ही नहीं पाती। उसके लिए ये बस एक गलतफहमी है जो जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन इस दौरान समाज का असली चेहरा सामने आता है। हाँ, और ये बहुत तकलीफदेह है। डर के मारे कोई भी उस माँ से बात नहीं करता। जान पहचान वाले लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ तक कि कहानी सुनाने वाला चाचा भी, जिसके मन में कहीं ना कहीं सहानुभूति है, वो भी उसे दूरी बना लेता है। वो अपनी मजबूरी को इन शब्दों में बयान करता है, विद्रोही की माँ से संबंध रखकर कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता है। ये एक लाइन उस पूरे समाज की मनस्थिति को दिखा देती है। ये सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत का डर नहीं है, ये उस समाज की कायरता पर भी एक टिप्पणी है जो मुसीबत में पड़े इंसान को अकेला छोड़ देता है। उग्र यहाँ सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि समाज पर भी सवाल उठा रहे हैं। और फिर आखिरकार फैसले का दिन आता है। माँ का विश्वास, उसकी उम्मीदें, सब एक पल में टूटकर बिखर जाती हैं। ऊंची अदालत लाल और उसके 3 साथियों को फांसी की सजा सुनाती है और बाकी लड़कों को 7 से 10 साल की कैद। अदालत के बाहर का जो दृश्य है वो शायद हिंदी कहानी के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है। बिल्कुल। लड़के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो मस्ती में झूमते हुए बाहर आते हैं और अपनी माँ को देखकर मजाक करते हैं। क्या कहते हैं वो? एक कहता है, माँ, तुमने हमें इतना हलवा खिलाकर गधे सा तगड़ा कर दिया है कि फांसी की रस्सी भी टूट जाएगी। ये कैसी मनस्थिति होगी? क्या ये सच में बहादुरी है या अपने मौत की हकीकत से मुंह मोड़ने का एक तरीका? या शायद वो अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद को? ये बहुत जटिल है।
वो अपने आदर्श के लिए जान दे रहे हैं, लेकिन शायद वो उस दर्द को नहीं समझ पा रहे जो उनकी माँ को जिंदगी भर झेलना होगा। बिल्कुल, उनकी मौत तो एक पल में हो जाएगी, लेकिन उनकी माँ की मौत, वो तो हर रोज हर पल होगी, और कहानी का अंत इसी दर्द को दिखाता है। हाँ, कहानी के आखिरी हिस्से में चाचा अपनी लाइब्रेरी में मैजेनी की एक किताब देखता है जिस पर लाल के दस्तखत हैं। जी, उसे देखकर एक पल को उसे लाल पर प्यार आता है, लेकिन अगले ही पल पुलिस का डर उस पर हावी हो जाता है और वो उस नाम को रबर से मिटाने लगता है। वो नाम मिटा रहा है या अपनी याददाश्त और अपने अपराध बोध को मिटाने की कोशिश कर रहा है। और ठीक उसी वक्त वहां जानकी पहुंचती है। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं है। उसके हाथ में जेल से आया लाल का आखिरी खत है, वो उसे पढ़ने के लिए देती है। वो खत एक कविता जैसा है, एक विदाई गीत। माँ, जिस दिन तुम्हें ये पत्र मिलेगा, उसके सवेरे मैं बाल अरुण के किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे। हाँ माँ, तेरा लाल। इस खत में भी एक आदर्शवाद है, एक रोमानी सोच है, लेकिन मौत की बर्बर हकीकत का जिक्र तक नहीं है। चाचा की पत्नी ये सुनकर सिसकने लगती है, लेकिन जानकी, वो एक लकड़ी की मूर्ति की तरह खड़ी रहती है, भावहीन, स्तब्ध। उसकी आंखों में आंसू तक नहीं है। शायद रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी है। वो चुपचाप खत वापस लेती है और अपनी लाठी टेकती हुई वहां से चली जाती है। यहाँ लेखक लिखते हैं कि चाचा को लाल के कामों या सरकार की क्रूरता से उतना दुख नहीं हुआ जितना उस माँ के मौन दुख ने उसे तोड़ दिया। उस रात उसे अपने घर में सोए हुए भी लगता है जैसे पास के घर से माँ की धीमी कराहने की आवाज आ रही है, वैसे ही जैसे लाल उसे पुकारता था। और सुबह जब वो अपने नौकर को खबर लेने भेजता है तो दिल दहला देने वाली सच्चाई पता चलती है। जानकी अपने घर के दरवाजे पर मरी हुई बैठी है। उसके हाथ में वही चिट्ठी है, मुंह खुला है और आंखें भी खुली हैं, जैसे वो अब भी अपने लाल के किरण रथ पर आने का इंतजार कर रही हो। तो इन सब का क्या मतलब है? हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं, ये कहानी किस बारे में है? एक तरफ युवा पीढ़ी का आदर्शवाद है, देश के लिए जान देने का जज्बा, दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी का यथार्थवाद है जो बस अपनी जान बचाकर सुरक्षित जीना चाहती है। और इन दोनों के बीच में एक माँ का असीम प्रेम और राज्य की क्रूर शक्ति है जो किसी को नहीं बख्शती। ये कहानी एक परिवार की कहानी होकर भी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती। ये उस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर का एक प्रतिबिंब बन जाती है। जी, ये हमें दिखाती है कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रियाएं कितनी अलग-अलग थीं। कोई चाचा की तरह डर कर चुप था, कोई लाल की तरह विद्रोह कर रहा था, और कोई जानकी की तरह इन सब से बेखबर सिर्फ अपनी ममता में जी रहा था। उग्र ने एक बड़े राजनीतिक संघर्ष को एक माँ का मानवीय और मार्मिक चेहरा दे दिया है, और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। कहानी का सूत्रधार चाचा, जो उस समझदार और सुरक्षित रास्ते का प्रतीक है, अंत में अपराध बोध से भर जाता है। हाँ, वो लाल का नाम किताब से मिटाना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि वो लाल और उसकी माँ की याद को अपने जहन से कभी नहीं मिटा पाएगा। और यहीं उग्र हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या बड़े अन्याय के दौर में तटस्थ रहना, चुप रहना या सुरक्षित रहने की कोशिश करना भी एक तरह की मिलीभगत है, या फिर यह सिर्फ जिंदा रहने की एक इंसानी मजबूरी है? कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। बस ये सवाल हमारे सामने रखकर खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।